सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 11 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नाम की बुक को किसने लिखा है। तो आंसर होगा सुधा मूर्ति ने। सुधा मूर्ति, इनका नाम आपने पहले कई बार सुना होगा। वैसे तो ये इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और इन्फोसिस के जो को फाउंडर है ना NR नारायण मूर्ति, उनकी ये वाइफ है। साथ में ये हिंदी और कन्नड़ भाषा की लेखिका भी हैं और अभी इन्होंने ही ये नई बुक लिखी है इनकी, जिसका नाम है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। और इस बुक में प्रियंका पचपांडे के चित्र हैं। वैसे सुधा मूर्ति के बारे में आपको बता दूं, सन 2006 की बात है। साहित्य के लिए RK नारायण पुरस्कार और सन 2006 में ही पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया था। उसके बाद 2011 में कन्नड़ साहित्य में उत्कृष्टता यानी कि एक्सीलेंस के लिए कर्नाटक सरकार ने अतिम्बे पुरस्कार से इनको सम्मानित किया था। और वैसे लास्ट ईयर भी इन्होंने एक बुक लिखी थी, आपको याद होगा, हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर। बाकी डेविड डायो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 इन्होंने जीता है। ये फ्रांस के लेखक हैं और इनके नॉवल का नाम क्या था? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। बाकी अमर्त्य सेन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। और इंपॉर्टेंट नाम क्यों है? क्योंकि ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। कब? 1998 में। और उसके जस्ट एक साल बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहते हो आप, भारत रत्न, वो भी इनको मिला था। और अभी इन्होंने एक बुक लिखी है, इसीलिए ये बुक और इनका नाम इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम क्या है? होम इन द वर्ल्ड। अमिताभ घोष द लिविंग माउंटेन नाम की बुक को इन्होंने लिखा। तो ये सारे नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अगस्त को। तो हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और अगर आप पूछोगे कि 10 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं, तो डीजल इंजन के आविष्कारक थे सर रुडोल्फ डीजल। उन्होंने 10 अगस्त 1893 को पहली बार मूंगफली के तेल से मैकेनिकल इंजन को चलाया था। तो इस असाधारण उपलब्धि को प्रदर्शित करने के लिए हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है भारत का, तो आंसर क्या होगा? राजस्थान। और इस बार की थीम क्या है? बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना, यानी कि द प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल्स फॉर अ बेटर एनवायरमेंट। तो याद रखना, बायोफ्यूल डे कब होता है? 10 अगस्त को होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है, तो वो होता है 22 मई को। वैसे हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। और आवास मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, आपको याद होगा। और देखो 10 अगस्त को एक और डे मनाते हैं हम, विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लायन डे। और वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं। अब देखो डे वाला क्वेश्चन आ गया। तो 1 अगस्त को हमने मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, मुस्लिम वुमेन राइट डे के रूप में मनाया। और अगस्त का जो पहला वीक होता है वो विश्व स्तनपान सप्ताह, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया था। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे मनाया। 9 अगस्त को एक तो नागासाकी डे मनाया और 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में मनाया। और अब 10 अगस्त को ये विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में ITBP ने कितनी पहली महिला अधिकारियों को युद्ध में शामिल किया है? तो आंसर होगा 2 को। तो अभी पहली बार ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने युद्ध में अपनी पहली 2 महिला अधिकारियों यानी कि वुमेन ऑफिसर्स को नियुक्त किया है। और उन 2 महिला अधिकारियों के नाम क्या है? प्रकृति और दीक्षा। इन्हें ITBP बटालियन में कंपनी कमांडर के तौर पर शामिल किया गया है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं NDRF ने पहली महिला टीम को कहां पे तैनात किया था, तो याद रखना उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में। ITBP, इसकी स्थापना होती है 1962 में और इसका जो मोटो होता है, आदर्श वाक्य, वो होता है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? SS देशवाल है। अच्छा CRPF के डायरेक्टर जनरल कौन है? कुलदीप सिंह है। अभी इनको एडिशनल चार्ज मिला था किसका? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। और CBI के नए हेड कौन बने थे अभी? सुबोध कुमार जायसवाल। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में RBI ने बैंकिंग फ्रॉड के बारे में जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना है? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। तो अभी RBI ने लोगों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया और इसके लिए ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को चुना है। RBI ने लोगों से कहा है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते वक्त थोड़ी सी सतर्कता बरतें, जिससे कि वो मुश्किल में फंसने से बच सकते हैं। जैसे कि ATM पिन हो गया, OTP, CVV
जो नंबर होता है, जो आपके बैंक अकाउंट नंबर होते हैं, उसके बारे में आप किसी को जानकारी ना दें। तो नीरज चोपड़ा अब लोगों को बैंकिंग फ्रॉड से संबंधित जानकारी दिया करेंगे। नीरज चोपड़ा अभी काफी चर्चा में, डेली आप इनके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहेंगे अभी कुछ दिन। जेवलिन थ्रोवर है, भाला फेंक से इनका संबंध है, याद रखना, हरियाणा से हैं ये। अभी टोक्यो ओलंपिक में ये गोल्ड जीत करके लाए थे। और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इनसे रिलेटेड याद रखने हैं। एक तो ये कि ओलंपिक के इतिहास में ये पहले भारतीय एथलीट हैं गोल्ड जीतने वाले, और व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। इनसे पहले निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। बाकी मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में हमारे लिए पहला मेडल लेकर के आई थी। कौन सा मेडल? वो भी सिल्वर मेडल। ये वेटलिफ्टर है, 49 किलोग्राम कैटेगरी में खेला था इन्होंने। बाकी पीवी सिंधु शटलर है, बैडमिंटन प्लेयर है, टोक्यो ओलंपिक में ब्रोंज जीता है। और इनसे भी एक पॉइंट याद रखना कि लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला हैं। बाकी रवि दहिया ये पहलवान है और 57 किलोग्राम कैटेगरी में ये सिल्वर लेकर के आए थे। और इस टोक्यो ओलंपिक में 2 पहलवानों ने मेडल जीते थे। एक तो ये रवि दहिया हो गए जिन्होंने सिल्वर जीता था, एक बजरंग पूनिया है जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। 65 किलोग्राम कैटेगरी में खेले थे वो। बाकी मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, और एक बार फिर उन स्टूडेंट्स के लिए बताता हूं जो अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कि टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसका एक एक्सक्लूसिव ऑडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया है। जितने भी स्टूडेंट्स ने देखा है सबको बहुत फ्रूटफुल लगा है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने वहां पे डिस्कस कर लिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मान के चले आपके अपकमिंग एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टोक्यो ओलंपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में कैशिफाई ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा राजकुमार राव को। तो कैशिफाई एक री कॉमर्स मार्केट प्लेस है जो कि यूज्ड जो स्मार्टफोन वगैरह हो गए या दूसरे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हो गए उन्हें बेचता और खरीदता है ये। तो याद रखना, राजकुमार राव कैशिफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। सलमान खान ये भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और आमिर खान ये फोन पे के बने थे। MS धोनी कल ही पढ़ा था, होम इंटीरियर ब्रांड है होम लेन, उसके ये पहले ब्रांड एम्बेसडर बने। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि खादी प्राकृतिक पेंट जो कि गाय के गोबर से बना हुआ पेंट है, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो हमारे सड़क व राजमार्ग मंत्री कौन? नितिन गडकरी। और अभी जॉन अब्राहम भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। एक हॉकी प्लेयर है वंदना कटारिया, उत्तराखंड की है ये, और अभी उत्तराखंड ने इन्हें महिला सशक्तिकरण विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। इनका नाम चर्चा में क्यों था? वैसे तो हमारी जो महिला हॉकी टीम है वो 4थे स्थान पर रही है टोक्यो ओलंपिक में। इनका नाम इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये ओलंपिक के इतिहास में पहली भारतीय हॉकी प्लेयर बनी है एक ही मैच में 3 गोल दागने वाली। उत्तराखंड सरकार ने इनको 25 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी की है, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा पवन वर्मा ने। पूर्व राजनयिक और लेखक हैं ये पवन वर्मा। इन्होंने ही ये बुक लिखी है जिसका पूरा नाम क्या है? द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, अचीवमेंट, नेग्लेक्ट, बायस एंड द वे फॉरवर्ड। तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी कुणाल बसु की बात करेंगे तो इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा है इन्होंने। और कौशिक बसु की बात करेंगे तो पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन DC नाम की बुक को लिखा। अभी इन्हें एक अवार्ड भी मिला था, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, ये भी याद रखना। और ये दोनों बसु हैं, तो बसु से आप कंफ्यूज मत हो जाना। कुणाल बसु अलग है, कौशिक बसु अलग है, आप कंफ्यूज न हो जाओ, इसलिए मैं साथ में बताता हूं इन दोनों के नाम आपको। रवि शास्त्री की बात कर ले तो इन्होंने भी अपनी पहली बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? स्टार गैजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, प्रधानमंत्री किसान योजना ये कब शुरू की गई थी? तो आंसर होगा 2019 में। वैसे तो इसकी घोषणा की गई थी 1 फरवरी 2019 के बजट में, पर इसे 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। कहां से? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखपुर यूपी से। लेकिन याद रखना ये 1 दिसंबर 2018 को ही लागू हो गई थी। अच्छा, प्रधानमंत्री किसान योजना की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना। इसमें किसानों को 2-2 हजार रुपए की साल में 3 किस्त मिलती है, यानी कि टोटल साल के 6,000 रुपए दिए जाते हैं। और ये पुरानी न्यूज है, तो अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी इसकी नवी किस्त जारी की गई है, तो अभी ये न्यूज में रही। तो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि इसे कब शुरू किया गया था, कहां से शुरू किया गया था? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। अच्छा, यहीं से लिंक करके एक और प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि इस योजना के लिए किसे प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर को। तो ये आप ध्यान रखना। कुछ और योजनाएं मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना।
देखो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कब शुरू हुई थी। 19 फरवरी 2015 को। और यही कारण है कि हम हर साल 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, वैसे कहां से शुरू किया गया था इसे? राजस्थान के गंगानगर के सूरतगढ़ से। इसकी टैगलाइन क्या होती है? स्वस्थ धरा खेत हरा। और मृदा से एक और दिन याद आना चाहिए आपको, विश्व मृदा दिवस। ये मनाते 5 दिसंबर को। और एक मैंने अभी क्या बताया आपको, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस, वो 19 फरवरी को मनाते हैं और बता दिया क्यों मनाते हैं। तो ये याद रखना, प्रधानमंत्री किसान योजना कहां से इसको शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। अच्छा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आपको एक और घटना याद आनी चाहिए, चौरी चौरा की घटना। और यहां से एग्जाम में प्रश्न कैसे बनता है कि चौरी चौरा घटना का संबंध किस आंदोलन से है? तो आंसर क्या होगा? सीधा सा असहयोग आंदोलन। तो याद रखना, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की घटना है। और यहां से अगर कुछ मैं आपको बताऊं तो ये दिन है 4 फरवरी 1922 का, जब कुछ लोगों की भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें लगभग 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। और उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। क्यों किया था उन्होंने ऐसा? क्योंकि उनका कहना था अगर ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी घटनाएं होती। और ये घटना अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इस घटना को 2022 में पूरे 100 साल हो रहे हैं। इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि चौरी चौरा घटना का संबंध किस आंदोलन से है? असहयोग आंदोलन से। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें, कब शुरू होती है? 13 जनवरी 2016 को। और ये योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने के लिए है जो खेती के लिए लोन लेते हैं लेकिन खराब मौसम के चलते उनकी फसल नष्ट हो जाती है। तो यहां से आपको क्या याद रखना है कि किसानों के लिए किस फसल के लिए कितना प्रीमियम है। खरीफ की फसल के लिए केवल 2%, रबी की फसल के लिए केवल 1.5% और बागवानी की फसल के लिए 5%। और बाकी का जो शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार करेगी। उसी तरह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत होती है 25 दिसंबर सन 2000 को। 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन होता है, जिस दिन हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और ऐसे ही आपको याद होगा कृषक बंधु योजना, जो कि पश्चिम बंगाल की है। अभी इसको फिर से रिलॉन्च किया गया था। इसमें भी किसानों को पैसा दिया जाता है, लेकिन इस बार डबल करके दिया जा रहा है। पहले इसको शुरू करा था जब 5,000 रुपए दिए जाते थे साल के, अब दिए जाएंगे 10,000 रुपए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट कुछ योजनाएं मैंने आपको बताई, इनको ध्यान रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा कर्नाटक। अच्छा, पहले मेरी बात सुनो। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य था हिमाचल प्रदेश। और ये मैंने आपको खुद मन से नहीं बताया था, आप खुद देख लीजिए, उस समय जो न्यूज में था वही मैंने आपको बताया था। और ये मैंने अकेले ने नहीं बताया था, उस वक्त सबने ये बताया था। और अब ये न्यूज आ रही है, ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक पहला राज्य है। इसीलिए मैं आपको फिर से ये क्वेश्चन करा रहा हूं, ताकि एग्जाम में ये प्रश्न आए आपके तो गलत नहीं होना चाहिए बस। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य आपसे पूछा जाएगा तो क्या करोगे? कर्नाटक करोगे। अगर कहीं नोट्स वगैरह में आपने कागज वगैरह में लिख रखा है तो उसको अभी करेक्ट कर लो। अच्छा देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी की बात करेंगे तो देखो, पहली बार ये आई थी 1968 में, फिर 1986 में आई, और अब 34 सालों के बाद 2020 में आती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 वाली ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये कौन सी है? ये भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। किस समिति की सिफारिश पे लाई गई? कस्तूरी रंगन समिति। और याद रखना, इसके अंदर कहा गया है कि जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 6% खर्च किया जाएगा। और कक्षा 5वीं तक स्थानीय या मातृभाषा का उपयोग होगा इसमें। और 10+2 के सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया 5+3+3+4 से। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? देखो, 4 का मतलब हो गया 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इस 3 का मतलब हो गया 6ठी 7वीं 8वीं, इस 3 का मतलब हो गया तीसरी 4थी 5वीं, और इस 5 का मतलब हो गया शुरुआत की जो 3 क्लासेज होती है ना, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, वो, और पहली और दूसरी कक्षा। अच्छा, शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। पहले शिक्षा मंत्रालय का नाम क्या हुआ करता था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया था। और शिक्षा जो है ये किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। अभी आपको याद होगा 29 जुलाई 2021 को इसे पूरा 1 साल हो गया है। तभी तो अभी मोदी जी ने विद्या प्रवेश प्रोग्राम को शुरू किया था, जिसमें क्या था, गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा दी जाएगी। उसके अलावा भारतीय साइन लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा का दर्जा भी दिया गया। और अभी आपको याद होगा समग्र शिक्षा योजना, इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया था, तभी इसको बोला गया समग्र शिक्षा योजना 2.0। तो इसमें आपको याद होगा योजनाओं को मिलाया गया था, तब ये बनी थी। कौन कौन सी योजनाओं को? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना और टीचर एजुकेशन। और याद रखना, ये जो समग्र शिक्षा योजना है ये कहां से कहां तक के लिए है?
प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक के लिए है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बाकी बात कर्नाटक की है तो ये रहा मैप में कर्नाटक, कैपिटल इसकी बेंगलुरु है। इसके नए गवर्नर बन गए कौन? थावरचंद गहलोत। मुख्यमंत्री भी नए बन गए, बसवराज बोम्मई उनका नाम है। और अभी कर्नाटक का नया 31वां जिला कौन सा बना था? विजयनगर बना था। ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य में हरेली त्योहार मनाया गया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। याद रखना इसे छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार भी कहा जाता है। और सावन में हरेली अमावस्या के दिन ये मनाया जाता है। इसमें जो किसान है, जो खेती करने वगैरह में जो उपकरण यूज आते हैं और जो बैल वगैरह भैंसे वगैरह वो यूज करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो याद रखना हरेली त्योहार कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिंक करके याद करा रहा हूं, वो ध्यान रखना। ये तो हो गया हरेली त्योहार। एक हरेला उत्सव भी आप लोगों ने पढ़ा था, और वो हरेला उत्सव पूछा जाएगा कहां पे मनाया जाता है या उसका संबंध किस राज्य से है, तो याद रखना उत्तराखंड से। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैंने आपको साथ साथ लिंक करके दोनों याद करा दिए। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़, हरेला उत्सव उत्तराखंड। अब त्योहार वाला क्वेश्चन है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार मैं आपको रिवाइज कराता हूं। छत्तीसगढ़ के बारे में तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं, कुछ त्योहार को हम रिवाइज कर लेते हैं। उड़ीसा के कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार याद रखना आप। एक तो नुआखाई त्योहार उड़ीसा का है। धानु यात्रा पर्व का संबंध किससे है? उड़ीसा से है। एक रजा पर्व होता है, जैसे रज पर्व भी बोलते हैं, इसका संबंध भी उड़ीसा से है। बाली यात्रा का संबंध आपके उड़ीसा से है। उसके अलावा पूछा जाता है एग्जाम में खीर भवानी मेला, ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। और खर्ची पूजा का संबंध किस राज्य से है? ये एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, त्रिपुरा से है। चापचार कुट महोत्सव ये कहाँ का है? मिजोरम का है। एक पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी याद रखो, ये अरुणाचल प्रदेश का है। लेकिन याद रखना अगर पूछा जाए केवल हॉर्नबिल फेस्टिवल तो ये नागालैंड का है। अंतर समझ में आया? अगर पूछा है हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है तो नागालैंड का है, और पूछेंगे पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है तो अरुणाचल प्रदेश का है। और अंबुबाची मेला ये लगता है कामाख्या देवी के मंदिर में, जो कि है असम में। और मंदिर से आपको याद होगा, चलो बताओ पहले तो ये सबरीमाला मंदिर कहां पर है? केरल में है। और वहीं पे एक त्योहार लगता है मकर विलक्कू त्योहार, तो मतलब इसका संबंध कहां से हो गया? केरल से हो गया। नमस्ते ओरछा महोत्सव बड़ा इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का है। और केरल से एक और याद रखना, अट्टुकल पोंगल त्योहार, ये केरल का है। वैसे पोंगल आपका तमिलनाडु का है। और काला घोड़ा महोत्सव भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, महाराष्ट्र का है। ये तो बड़ा सिंपल है। लेकिन काला नमक चावल महोत्सव पूछेंगे तो वो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में मनाया गया था। और काला चावल जिसे आप चक हाउ बोलते हैं, उसको अभी जीआई टैग मिला था, ये है मणिपुर का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स मैंने आपको बताया जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो आंसर होगा 7 अगस्त को। तो अभी आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंकने में गोल्ड जीता था। तो अभी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। अच्छा 7 अगस्त हुई क्यों? क्योंकि 7 अगस्त 2021 ही वो दिन था जब टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड जीता था। और इस तरह से वो ओलंपिक के इतिहास में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए। अच्छा एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष कौन है? आदिले जे सुमरीवाला है। और अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो याद रखना मोनाको में है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में द अर्थ स्पिनर नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा अनुराधा रॉय ने। तो लेखिका है ये अनुराधा रॉय, इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है द अर्थ स्पिनर। अशोक लवासा का नाम याद है क्या? वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है ये। इन्होंने भी एक बुक लिखी है, कौन सी? एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। इंदिरा नूई पेप्सिको की पूर्व सीईओ रह चुकी हैं ये। इन्होंने कौन सी बुक लिखी अभी? माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर। और शशि थरूर एन एरा ऑफ डार्कनेस नाम की बुक को लिखा था। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में दिल्ली की पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला ये कहां पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा रोहिणी में। रोहिणी ये दिल्ली में है। तो अभी रोहिणी में दिल्ली की पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो इस अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब में जानवरों के सभी हिस्से जैसे कि बाल, दांत, नाखून, खून, त्वचा की जांच की जाएगी। और इस प्रकार अब दिल्ली पुलिस जो है वो गौ हत्या या जानवरों के अवैध व्यापार जैसे मामलों में इसका उपयोग कर सकेंगे। अच्छा डीएनए से आपको याद होगा अभी उड़ीसा ने भी तेंदुओं के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग की योजना बनाई थी। और अगर यहां से आपसे पूछा जाए पहले तो ये बताओ डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया?
तो आंसर क्या होगा? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। वैसे आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि डीएनए को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में किसने बनाया, तो आंसर होगा डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने। वैसे दिल्ली पुलिस कमिश्नर अभी बन गए कौन? राकेश अस्थाना। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और इन्होंने अभी दिल्ली @2047 पहल शुरू की है। और अभी यहीं पे ही जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम भी शुरू हुआ था। और लैब ऑन व्हील्स ये शुरू हुई थी दिल्ली में ही, जबकि ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू हुई थी हरियाणा के करनाल में। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि इस राज्य में उत्तर भारत के पहले ऑर्किड संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो आंसर होगा उत्तराखंड में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या टेलीग्राम पे, तो प्लीज एक बार इस वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।